नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन के केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का, और उससे जुड़े हुए एपीएमसी का। किसानों का, एक्सपर्ट्स का और भारत सरकार की आपस में बात भी चल रही है। कुछ मुद्दों पे उनकी अलग अलग राय भी है। विपक्ष अपनी पॉलिटिक्स कर ही रहा है, और क्योंकि ये मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है, जो कि गरीब है, इस देश का अन्नदाता है, इसलिए ये भावनात्मक भी हो गया है। लेकिन हम इस पॉलिटिकल और इमोशनल एंगल से अलग हटते हुए फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पर एमएसपी और एपीएमसी को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई किसान के लिए फायदेमंद है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि किसान के कंधे पर बंदूक रखकर कोई और चला रहा है। और साथ में ये भी देखेंगे कि ये एमएसपी और एपीएमसी का भारतीय कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या खराब प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके पहले कि हम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में चर्चा करें, बहुत जल्दी से ये समझ लेते हैं कि एमएसपी और एपीएमसी है क्या। एपीएमसी की कहानी ब्रिटिश राज में जाती है। ब्रिटिशर्स की यह नीति थी कि भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया जाए और इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने योजना बनाई कि भारत के किसान का सारा कपास खरीद लें और इंग्लैंड भेज दें। तो उन्होंने नियम बनाया कि भारतीय किसान सिर्फ सरकारी मंडियों में जाकर ही अपना कपास बेच सकता है, और केवल उन्हीं व्यापारियों को बेच सकता है जिनको ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस मिला हुआ हो। यह करने से किसान मजबूर हो गया कि वो उन्हीं मंडियों में जाकर अपना कपास बेचने लगा, और सारा का सारा कॉटन लेकर के ब्रिटिशर्स इंग्लैंड भेजने लगे, और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उससे बर्बाद हो गई। तो ब्रिटिश सरकार की ये नीति कि किसान केवल सरकारी मंडियों में बेचेगा और उन्हीं व्यापारियों को बेचेगा जिनको की सरकार से लाइसेंस मिला हुआ है, एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कहलाने लगा। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये नीति कभी नाम बदलकर तो कभी थोड़ा बहुत स्वरूप बदलकर भारत में चलती रही और आज भी चली जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आजादी के पहले ब्रिटिशर्स एपीएमसी लाए थे किसानों का शोषण करने के लिए, जबकि आजादी के बाद तब के नेताओं ने समझा कि अगर हम इस नीति को कंटिन्यू करते हैं तो किसानों को बिचौलियों से बचाया जा सकता है। एमएसपी की कहानी थोड़ी नई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में अनाज की कमी तो थी ही, साथ में यहाँ पर सूखा और अकाल जैसी स्थिति भी हमेशा बनती रहती थी। ऐसा ही एक अकाल 1966-67 में बिहार में आया, जिसकी वजह से भारत में अनाज की बहुत कमी हो गई। तो भारत सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिकी सरकार ने भारत को अनाज तो सप्लाई किया, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि वो अपने यहाँ के किसानों को डीजल, यूरिया, बीज, इन सब में सब्सिडी दे, और साथ में उसकी फसल को एक न्यूनतम प्राइस की गारंटी दे, मतलब उसका एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दे, जिससे कि किसान प्रोत्साहित होगा, उसको एक गारंटी मिलेगी और वो फसल उगाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। ये बात अपने यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जच गई, और इस तरह उन्होंने 1967 में गेहूं का पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय कर दिया, 54 रुपए प्रति कुंटल, जो कि अगली ही साल बढ़कर 76 रुपए प्रति कुंटल हो गया। तो इस तरह से सरकार द्वारा किसी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी तय किया जाने लगा, और उस रेट पर उसकी खरीदारी सरकारी मंडियों यानी कि एपीएमसी के थ्रू उसकी खरीदारी होने लगी। 76 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से गेहूं का एमएसपी आपको आज बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत ज्यादा रकम थी। उस समय गवर्नमेंट टीचर की जो मंथली सैलरी थी वो 70 से 80 रुपए हुआ करती थी, यानी कि एक गवर्नमेंट टीचर अपनी एक महीने की सैलरी से 1 क्विंटल गेहूं भी नहीं खरीद सकता था। 1967 में भारत सरकार द्वारा चालू की गई ये एमएसपी वाली नीति बम्पर हिट हुई। किसान को अच्छा पैसा मिलने लगा। इंटरेस्ट लेकर किसान गेहूं और चावल जैसी फसलें उगाने लगा। भारत में हरित क्रांति आई, और उसके बाद भारत में फिर कभी अनाज की कमी नहीं हुई। उस समय भारत सरकार की ये एमएसपी की नीति सफल होने के 4 बड़े कारण थे। पहला कारण तो ये था कि तब भारत में अनाज की बड़ी कमी थी, तो किसान जो भी फसल उगाता था उसको भारत सरकार खरीद लेती थी। दूसरा, रेट बहुत ज्यादा था। इतने हाई रेट मिलने की वजह से किसानों की आय बहुत अच्छी होने लगी। तीसरा ये कि उस समय बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, उनका शोषण नहीं किया जा सकता था। और चौथा ये कि उस समय सिस्टम में इतना करप्शन भी नहीं था। उसके बाद एमएसपी और एपीएमसी की नीति तो बनी रही, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो सीलिंग रूल लेकर के आई, और उससे उन्होंने जमींदारों की सारी जमीन हड़प ली और बड़े किसानों को छोटा बना दिया। तो पर फैमिली लैंड होल्डिंग बहुत छोटी हो गई। जैसे जैसे बाद में परिवार बढ़ते गए तो पर फैमिली लैंड होल्डिंग और छोटी होती चली गई। इस बीच में एमएसपी का रेट भी बहुत नहीं बढ़ा और फसल भी ज्यादा नहीं हुई, तो किसान की हालत खराब होती गई और वो गरीब से गरीब होता चला गया।
और आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम जैसे राज्यों के किसानों की पर फैमिली मंथली इनकम 5,000 रुपए से भी कम है। और अगर आप थोड़े संपन्न स्टेट्स की तरफ जाएं जैसे कि हरियाणा और पंजाब, तो वहां पर किसानों की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन उनकी भी इनकम 15,000 रुपए पर मंथ से कम है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान की इस समय कितनी बुरी दुर्दशा है। और इसी वजह से किसान हमेशा कर्जे में डूबा रहता है। वो कर्ज से तंग आकर के आत्महत्या तक कर लेता है, या फिर अपनी खेती किसानी छोड़कर वो शहरों में जाकर लेबरगिरी करने लगता है, रिक्शा चलाने लगता है। ये जो कम इनकम वाले स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इनमें बिहार ने 2005 में ही एपीएमसी भी खत्म कर दिया था और एमएसपी भी खत्म कर दिया था। 2005 में जब नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सोचा कि हम ये खत्म कर देंगे तो कृषि को हम प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोल देंगे, प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हाउस आएंगे, तो बिहार के किसानों की इनकम में इजाफा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। बिहार आज भी इनकम के मामले में सबसे नीचे है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 15 साल का जो ये बिहार का अनुभव है वो ये बताता है कि एमएसपी हटाना या एपीएमसी हटाना ये कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि उससे किसान की इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन उसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम को देखें तो यहाँ पर तो एमएसपी भी है, एपीएमसी भी वैसे ही चल रहा है और सरकारी मंडियां भी चालू हैं। लेकिन यहाँ के किसान की भी उतनी बुरी हालत है जितनी बिहार के किसान की हालत है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एमएसपी के होने या एमएसपी के ना होने, एपीएमसी के होने या एपीएमसी के ना होने से किसान की आर्थिक हालत में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। अब आप हायर इनकम वाले स्टेट्स पंजाब और हरियाणा को देखिए, यहां पर फैमिली इनकम यूपी और बिहार के किसानों से 3 गुना ज्यादा है। और ये बात भी सही है कि भारत सरकार सबसे ज्यादा अपना अनाज हरियाणा और पंजाब से खरीदती है, यानी कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी का प्राइस का फायदा मिलता है। और बहुत सारे लोगों द्वारा ये बताया भी जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर एमएसपी की खरीद सबसे ज्यादा है, इसीलिए पंजाब और हरियाणा के किसानों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप ठीक से देखेंगे तो इस बात को आप बिल्कुल गलत पाएंगे। जब लैंड होल्डिंग की बात आती है, पर फैमिली लैंड होल्डिंग की बात आती है, तो यूपी और बिहार में एवरेज लैंड होल्डिंग 0.9 हेक्टेयर है, जबकि हरियाणा और पंजाब में ये लैंड होल्डिंग 3 हेक्टेयर से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास यूपी, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल के किसानों के मुकाबले 3 से 4 गुना लैंड ज्यादा है। तो जब आपके पास 4 गुना लैंड ज्यादा होगी तो आपकी इनकम यूपी और बिहार के किसान के मुकाबले 4 गुना तो होगी ही ज्यादा। इसके साथ पंजाब और हरियाणा के किसानों को इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, बीज, फर्टिलाइजर मिलाकर के सब्सिडी भी बहुत ज्यादा मिलती है। एक अनुमान के मुताबिक पंजाब के किसानों को तकरीबन 10 से 12,000 रुपए पर मंथ की तो केवल सब्सिडी मिल जाती है। तो अगर आप पंजाब और हरियाणा के किसानों की लैंड होल्डिंग उतनी कर दें जितनी की यूपी और बिहार के किसानों की है, और साथ में ये सब्सिडी भी हटा लें, तो इनकी इनकम भी यूपी और बिहार के किसान की तरह बिल्कुल नीचे आ जाएगी। अगर एमएसपी की बात करें तो 1967 में जो एमएसपी इतनी बम्पर हिट थी, आज उसकी हालत यह है कि केवल 19% किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी के बारे में मालूम है, और केवल 6% किसान ऐसे हैं जो एमएसपी का फायदा उठाते हैं। बाकी के 94% किसान, जिनमें से ज्यादातर छोटे और मझोले किसान हैं, उनको एमएसपी का कोई फायदा नहीं मिलता। तो बाकी के जो ये 94% किसान हैं जिनको कि एमएसपी का कोई फायदा नहीं मिलता, ये अपनी फसल को मंडी से बाहर एमएसपी से बहुत कम रेट में बेचते हैं, और कई केसेस में तो एमएसपी के आधे रेट में बेचते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि 94% किसानों को एमएसपी का कोई फायदा नहीं मिलता? दोस्तों, ये 94% में सारे के सारे छोटे और मंझोले किसान हैं, और इनको सरकारी तंत्र ने इतनी बुरी तरीके से जकड़ रखा है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, और इन किसानों का भयंकर शोषण होता है। सरकारी मंडी यानी कि एपीएमसी मंडी में एमएसपी में बेचने के लिए किसान को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर वो अपना माल ट्रैक्टर में लाद करके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे करके मंडी पहुंचता है, जहां 3-3, 4-4 दिन लंबी लाइन लगानी पड़ जाती है उसको। और जब उसका तौलने का नंबर आता है तो आढ़तिया या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अधिकारी उसको बताता है कि उसके गेहूं में या चावल में मॉइस्चर ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आधा उसका गेहूं या अनाज ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, और पेमेंट का भी कोई हिसाब नहीं है। हो सकता है उसका पेमेंट 4 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए। तो छोटे किसान के लिए, मझोले किसान के लिए इतना कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो इस भ्रष्ट सिस्टम से कभी नहीं लड़ पाता, इसलिए वो एमएसपी से हाथ जोड़ लेता है, बाहर आकर के व्यापारी को या बिचौलिए को औने पौने दाम पर बेच देता है।
तो आप देख सकते हैं कि एमएसपी और एपीएमसी की वजह से छोटे और मझोले किसानों का भयंकर शोषण होता है और उनकी आर्थिक स्थिति में कोई चेंजेस नहीं आता। उन स्टेट्स में भी उनकी वही हालत है जहां पर एपीएमसी और एमएसपी नहीं है, और जहां पर है वहां भी उनकी स्थिति उतनी ही खराब है। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक बहुत अच्छा फायदा है कि ये किसान को एक कॉन्फिडेंस देता है। किसान को ये लगता है कि वो गेहूं चावल जैसी फसल उगाएगा तो उसको उसकी फसल का एक मिनिमम रेट तो उसको मिल ही जाएगा, भले ही एमएसपी का आधा रेट उसको मिले। उसकी हालत आलू या टमाटर जैसे किसानों की नहीं होगी जिनको कभी कभी अपनी फसल सड़क में फेंक कर जानी पड़ती है। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के किसान गेहूं और चावल जैसी फसलें एमएसपी के लालच में उगाते रहते हैं और उसकी वजह से बम्पर फसल हो रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उत्पादन तो बढ़ता जा रहा है लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ रही है। पिछले साल 2019-20 में 105 मिलियन टन गेहूं की उपज हुई, जबकि मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है। 105 मिलियन टन में से 10 मिलियन टन एक्सेस है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो एमएसपी के लालच में किसान ज्यादा गेहूं और चावल जैसी फसल करता है। पॉलिटिकल रीजन की वजह से भारत सरकार उसको खरीदती रहती है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में उसको डंप करती रहती है जिसकी कोई डिमांड नहीं है। आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बफर स्टॉक 103 मिलियन टन है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट, इस देश की रिक्वायरमेंट केवल 40 मिलियन टन है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इतना ज्यादा अनाज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है, आखिर उसका करेंगे क्या। तो सरकार के पास एक ऑप्शन ये है कि उसके गोडाउन्स में जो ये एक्स्ट्रा अनाज पड़ा हुआ है उसको वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दे। लेकिन दोस्तों जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनके पास ऑलरेडी अनाज बहुत ज्यादा है, वो आपसे नहीं लेंगे। तो अब फिर आप गरीब कंट्रीज को दे सकते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह को दे सकते हैं। लेकिन यहां भी आप एक चीज नोट करिए कि भारत सरकार का इस समय एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1975 रुपए है। उसमें आप एफसीआई का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस ये सब मिला दीजिए तो ऑलमोस्ट उसकी कॉस्ट 2300 रुपए पर क्विंटल आती है। जबकि ये विकसित राष्ट्र जो हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज को ऑलरेडी 1400 रुपए पर क्विंटल पर देने के लिए तैयार हैं। तो जब अफ्रीकन कंट्रीज को 1400 रुपए पर क्विंटल पे अनाज ऑलरेडी मिल रहा है तो आपका 2300 रुपए पर क्विंटल वाला अनाज कौन लेगा। तो फिर क्या होता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में यह अनाज पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, और जब सड़ जाता है तो बियर कंपनीज वाले इसको सस्ते दामों में उठा करके ले जाते हैं, बियर बनाते हैं और मोटा पैसा अपनी जेब में डालते हैं। तो आप देखेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी वाली नीति का केवल एक ही फायदा है कि उसकी वजह से किसान को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसको अपनी फसल का एक रेट मिल जाएगा और वो डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं करता है। लेकिन घाटे बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में एमएसपी की वजह से किसान की आर्थिक हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन एमएसपी के लालच में किसान ऐसी फसल उगाए पड़े हैं जिनकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है। हर साल 10 मिलियन टन गेहूं उठा करके एफसीआई के गोडाउन में डाल दिया जाता है जहां पर वो सड़ता रहता है। ये पूरे राष्ट्र का नुकसान है। जबकि किसान गेहूं और धान के साथ ऐसी फसल उगाए जिसको भारत दूसरे देशों से या तो इंपोर्ट करता है या जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो उससे किसान की आर्थिक हालत भी सुधरेगी और इंडिया की आर्थिक हालत में भी सुधार होगा। एक चीज आप और नोटिस करिए कि पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी पाने के लिए बहुत मात्रा में धान भी उगाते हैं, जबकि धान पंजाब और हरियाणा की क्लाइमेटिक कंडीशन को सूट नहीं करता है। उसके लिए पानी बहुत चाहिए और पंजाब और हरियाणा में बारिश कम होती है। धान जैसी फसल को पश्चिम बंगाल और आसाम जैसे राज्यों को छोड़ देना चाहिए जहां पर बहुत बारिश होती है। लेकिन फिर भी एमएसपी के कारण जो पंजाब और हरियाणा के किसान जब ये फसल उगाते हैं तो वो लाखों लीटर अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं और पानी की बेतहाशा बर्बादी करते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी अच्छी मिलती है, इसलिए वो धान और गेहूं जैसी फसलों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और वो फसलों का डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते। इसकी वजह से पंजाब की एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत कम हो गई है, 1.9% पर आ गई है। जबकि बाकी दूसरे राज्य जहां पर एमएसपी नहीं मिलती है वहां पर किसानों ने फसलों का डाइवर्सिफिकेशन चालू कर दिया है। वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने लगे हैं जिसकी वजह से बाकी राज्यों की एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑलमोस्ट 3.5% पहुंच गई है और पंजाब केवल 1.9% पर है। तो दोस्तों अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब पंजाब और हरियाणा के किसान जो अभी बाकी राज्यों से थोड़ा आगे नजर आते हैं वो बाकी राज्यों के किसानों से पीछे चले जाएंगे।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट एमएसपी और एपीएमसी वाले सिस्टम से भारतीय किसानों का कोई भला नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी आय कम से कम होती चली जा रही है और उनका पूरा भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। और ये छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है, 66% भारत की जनसंख्या खेती पर आश्रित है। और अगर इतनी बड़ी जनसंख्या पिछड़ी बनी रही तो भारत देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो किसानों की हालत सुधारना बहुत बहुत जरूरी है। पिछले दिनों मोदी सरकार जो कृषि सुधार विधेयक लेकर के आई है वो सही है या गलत है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि प्रेजेंट सिस्टम जो चला आ रहा है वो किसानों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको पूरी तरीके से तोड़ना होगा, कुछ नए सिस्टम्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा और इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको रिस्क लेनी पड़ेगी और इसके लिए भारत सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने कम से कम ये रिस्क लेने का साहस किया है। इसलिए दोस्तों वर्तमान सुधारों का विरोध करने का कोई बहुत बड़ा कारण समझ में नहीं आता है, बल्कि इस तरीके के नए सुधारों का स्वागत करना चाहिए। हो सकता है इससे कोई आधारभूत परिवर्तन खेती और किसानों की आर्थिक स्थिति में आ जाए, और अगर नहीं आता है फ्यूचर में तो आगे चलकर ये कानून बदला भी जा सकता है। बहुत सारे कानूनी संशोधन होते हैं, तो अगर ये हमको सुइटेबल नहीं लगता है तो भविष्य में चलकर इसको बदल भी सकते हैं। कोई भी परिवर्तन को स्वीकार करना आसान नहीं होता है, लेकिन किसानों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके हिम्मत दिखा करके इन परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए।